कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम अभिक्रिया के वेग पे बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि अभिक्रिया के वेग को कितने तरीकों से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमारे पास 3 तरीके हैं जिनसे अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिएगा कौन कौन से तरीके हैं वो। चलिए, जो पहला मेरे पास तरीका है उसको बोलते हैं औसत अभिक्रिया वेग। तो पहला जो वेग है एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसको कहते हैं हम औसत अभिक्रिया वेग। दूसरा जो अभिक्रिया को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो है तत्क्षणिक अभिक्रिया वेग। और तीसरा जो तरीका है वो है प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। ये 3 तरीके हैं जिन 3 तरीकों से हम अभिक्रिया के वेग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक एक करके इन तीनों तरीकों को हम समझेंगे। तो पहली जो हमारी बात है उस पर हम बात करने जा रहे हैं और वो है औसत अभिक्रिया वेग। तो चलिए हम बात करते हैं कि औसत अभिक्रिया जो वेग है वो किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए औसत अभिक्रिया वेग को समझते हैं हम। औसत अभिक्रिया वेग को आप थोड़ी एक छोटी सी कहानी से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप एक बहुत ही अमीर आदमी हो, है ना। वो तो नहीं, लॉकडाउन में तो गरीबी है, लेकिन मान लेते हैं कि आप बहुत ही अमीर आदमी हो और आपके पास कोई बढ़िया लग्जरी गाड़ी है ना। अपने सपने में सोच लो, सपने में तो क्या हकीकत में ही सोच लो, चलो, है ना। अपने हिसाब से सोच लो, अपनी औकात के हिसाब से मर्सिडीज लोगे कि ओडी लोगे कि बीएमडब्ल्यू लोगे, फरारी लोगे, है ना, बेंटले लोगे, कौन सी लोगे वो आप अपनी हिसाब से सोच लो, बढ़िया, है ना। आपके पास मान लेते हैं बीएमडब्ल्यू है और आपको यहां से गंगानगर जाना है ना। आपको यहां से गंगानगर जाना है। अब बीएमडब्ल्यू है तो पास वाली सीट पे भी कोई होगा, है ना। कौन होगा? समझदार हो, है ना। अपने अपने हिसाब से सोच लो कि आपकी पास वाली सीट पे कौन बैठी है ना। बेटों के मन में पुलाव फूट रहे हैं, है ना। कोई तो सोच रहा है सर किसका सोचूं, 5-6 लाइन लगी पड़ी है लॉकडाउन में, किसका सोचूं? भाई जो सबसे सुंदर है उसका सोच ले, बढ़िया पास वाली सीट पे वो बैठी है ना। अब यहां से आपको जाना है गंगानगर। अब घर पे तो क्या क्या आया हो, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं, है ना। तो मम्मी पापा ने क्या क्या भेजा था कि बेटा आराम से जाना, गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना, घर का चिराग है ना, चिराग को कोई आंच ना आ जाए। तो घर वालों ने क्या क्या भेजा था, बेटा गाड़ी 50-60 की स्पीड पे चलाना और आराम से गंगानगर चले जाना। लेकिन जवानी है ना, पास में शीला की जवानी भी है, तो गाड़ी 50-60 पे तो चलती नहीं और गाड़ी भी बीएमडब्ल्यू है ना। तो यहां से गंगानगर है 150 किलोमीटर, मान लेते हैं, आइडिया मारा है मैंने। गंगानगर की दूरी है 150 किलोमीटर और तुमने यहां से एक्सीलेटर पे पैर रखा, है ना। गाड़ी नहीं है, तुम भी जवान हो, 120, 130, 200, है ना। गाड़ी बीएमडब्ल्यू तो 250 से भी ऊपर जाती है, 220, 240, है ना। उड़ते ही गए बस। स्टॉपेज कहाँ आया, जहां या तो स्पीड ब्रेकर आया या रास्ते में कोई खड्डा वड्डा आया या कहीं मान लो सामने से कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई साधन आ रहा है, तभी तुमने धीरे करी, वरना 100-125 से काम ऊपर ही चल रहा था, गाड़ी ऊपर ही चल रही थी, है ना। और चल पड़े तुम रवाना हो लिए। लेकिन हम पड़ोस में शीला की जवानी भी बैठी है ना। रास्ते में कहेगी जानू गोलगप्पे खिला दो, है ना, जानू बीएमबी में भी ले चलो, है ना, जानू पगोड़ा रिसोर्ट में भी ले चलो। तो तुम इधर उधर घुमा के भी लाओगे, शॉपिंग भी करा के लाओगे, अमीर जो ठहरे, है ना। मान लिया अमीर हो, वैसे तो नहीं हो, है ना, लेकिन मानना है कि अमीर हो तो सारे ही काम करोगे। अब 100-150 की स्पीड पे चलोगे तो कार में तो 1 घंटे में ही पहुंच जाओगे। लेकिन हम मानते हैं कि आप पहुंच रहे हो 3 घंटे में। आप पहुंच रहे हो कितने घंटे में?
3 घंटे में, है ना, और 150 किलोमीटर में 3 होवर का भाग दिया तो 50 किलोमीटर पर होवर की स्पीड आई, है ना, 50 किलोमीटर पर होवर की स्पीड आ गई। घर पे फोन किया, हाँ मम्मी मैं गंगानगर पहुंच गया। माना कि तुम 10 बजे चले थे सुबह, ठीक है, और 11, 12 और 1 बजे मम्मी को फोन कर दिया कि मम्मी मैं पहुंच गया, है ना, चले एएम में थे, पहुंचे पीएम में थे। मम्मी कहती है सेट है, हमारा बच्चा बिल्कुल शरीफ है, आराम से गाड़ी चला के गया है। मम्मी ने हिसाब किताब लगाया, 150/3 50 किलोमीटर प्रति ओवर। लेकिन मम्मी को थोड़ी पता है कि स्पीड तो 150 की थी, पहुंच तो 1 घंटे में ही जाना था। लेकिन 2 घंटे तो शीला को, जवानी को शॉपिंग कराने में लग गए, गोलगप्पे खिलाने में लग गए, है ना, मॉल घुमाने में लग गए। तो 2 घंटे तो वो हमारे एंजॉय वाले हैं ना। पहुंच तो कितने में जाते, अगर कार 150 की स्पीड पे चलती तो 1 घंटे में ही पहुंच जाते। लेकिन बेचारी मम्मी को तो संतुष्टि हो गई कि मारो लाडलो, मारो घर को चिराग बड़ो ही समझदार बच्चो है, BMW गाड़ी लेकर गयो है, फिर भी 50 किलोमीटर की स्पीड पर ही चालो है ना। अड़ोसियों पड़ोसियों को और बता के आएगी, मारो टाबर तो बड़ो ही शुद्धो टाबर है, बिंगो जिसको तो दुनिया में टाबर ही को नहीं देखो, है ना। लेकिन पता तो तुम्हें ही है कितने शुद्ध हो। तो कुछ नहीं किया जी हमने क्या किया, टोटल दूरी में जितना परिवर्तन, है ना, ये मान लो ये लो जी, ये घड़साना है, यहाँ 0 किलोमीटर का बोर्ड लगा है, 0 किलोमीटर, ये रहा 0 किमी, और घड़सानो है, बागड़ी में लिखोगे के तरह घड़साना कर देते। और ये है SGNR श्री गंगा नगर, और यहाँ 150 किलोमीटर खत्म हो गया जी। तो आपने दूरी कितनी तय की, 150 किलोमीटर की। घंटा तो एक ही लगा, लेकिन दिखावटी घंटा कितना लगा, 3। तो कुल दूरी कितनी तय की बटा कुल कितना समय लिया, इससे हमारी आ गई औसत चाल, औसत आपकी स्पीड कितनी थी। और अब तक हम ढिंडोरा पीटते आए हैं कि कुल सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ बटा कुल समय में कितना परिवर्तन हुआ, इसको अभिक्रिया की दर लिखते आए हैं। और ये वाली दर ही कैसी है, एवरेज, एबी लिखा है मैंने, एवरेज मतलब औसत, एवीजी लिख देता हूं मैं। तो अब तक हम जो ढिंडोरा पीटते आए हैं वो कौन सा ढिंडोरा था, वो कौन सी चाल थी, वो कौन सा वेग था, वो औसत अभिक्रिया वेग था। कि कुल सांद्रता में कितना परिवर्तन है, कुल सांद्रता में कितना परिवर्तन है बटा कुल समय में कितना परिवर्तन हुआ है। आप इन दोनों का भाग कर दो, इन दोनों का अनुपात कर दो, यही आपको क्या दे देगा, आपको औसत अभिक्रिया वेग का पता बता देगा। तो औसत अभिक्रिया वेग कुछ नहीं है, सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा उस परिवर्तन में लगा समय कितना है, आप उसका भाग दे दीजिए, आपके पास औसत अभिक्रिया वेग आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ औसत चाल आ गई है, ठीक है। मैं इसको ग्राफिकली समझता हूं, देखिए इसको ग्राफिकली समझते हैं। देखिएगा ये बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना, बोर्ड पे थोड़ा सा लाइट का यहाँ इश्यू रहता है इस पोर्शन पे। तो औसत अभिक्रिया वेग को R एवरेज से लिखते हैं, और ये लिखते हैं माइनस प्लस डेल्टा सी, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। तो ये है औसत अभिक्रिया वेग। चलिए आप एक बात और जानते हैं कि समय के साथ जो अभिकारक हैं, समय के साथ अभिकारक हैं वो घटते चले जाते हैं, और उत्पाद है वो आपको पता है बढ़ते चले जाते हैं। तो आप देखिएगा, अगर मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताऊं कि मेरे पास इधर हो समय और मेरे पास y अक्ष पे हो सांद्रता, है ना। तो यहां देखेंगे ये t बराबर 0 समय, 0 समय है, तो t बराबर 0 समय पर हम अभिकारकों के सापेक्ष ग्राफ खींच रहे हैं। तो अभिकारकों की सांद्रता क्या मानते थे, A0 मानते थे। कुछ ना कुछ अभिकारकों की सांद्रता होगी और वो क्या होगी, A0 होगी।
और अभिकारक समय के सापेक्ष हैं वो धीरे धीरे क्या होते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। मान लेते हैं ये समय था T1 समय। इस T1 समय पर जो अभिकारकों की सांद्रता है, ये जो अभिकारकों की सांद्रता है इस T1 समय पर ये रही। इस सांद्रता को हमने माना C1 और कुछ समय पश्चात, कुछ समय मतलब T2 समय पश्चात अभिकारकों की सांद्रता ये आई मेरे पास और ये कितनी है, C2 है। आप यहां से एक बात देख रहे हैं, C1 है वो ज्यादा है किससे, C2 से, है ना। तो ये बता रही है कि समय के साथ है वो सांद्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो यहां से हम औसत अभिक्रिया वेग लिखेंगे R एवरेज। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा C बटा डेल्टा T, और अभिकारकों से लिख रहे हैं तो आगे साइन कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा। आप जानते हो डेल्टा C मतलब C2 माइनस C1 और डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1। तो इस तरह अगर आपको कोई ग्राफ दिया हो तो ये हो गया समय अंतराल, ये हो गया समय अंतराल, और ये यहां से आएगा सांद्रता का अंतराल। सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ बटा समय में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप इस ग्राफ से भी जो है आप औसत अभिक्रिया वेग निकाल सकते हो। बस औसत अभिक्रिया वेग के लिए शर्त यही है, समय अंतराल है वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, निश्चित समय अंतराल होना चाहिए। समय अंतराल है वो क्या होना चाहिए, आपके पास निश्चित होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए कि ये कितने मिनटों में, कितने घंटों में, कितने सेकंडों में हो रही है। समय अंतराल आपके पास क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, जो है कैलकुलेट कर सकते हो। देखिएगा यही ग्राफ अगर मैं उत्पादों के लिए बनाऊं, देखिएगा अगर आप यही ग्राफ उत्पादों के लिए बनाते हैं, अगर मैं यहाँ T लूं और यहाँ सांद्रता लूं तो उत्पाद आपको पता है बढ़ते हैं, उत्पाद T बराबर 0 समय पर 0 होते हैं और धीरे धीरे उत्पाद हैं वो क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, है ना। यहाँ देखोगे मान लेते हैं इस समय पर ये T1 समय है और इस T1 समय पर उत्पादों की सांद्रता है वो मान लेते हैं C1 है। ओके जी, उत्पादों की सांद्रता है वो इस T1 समय पर C1 है और ये कोई दूसरा समय है वो है T2, ये T2 समय है और इस पर सांद्रता है C2। तो यहाँ आप देख रहे हो C2 बड़ी है, C1 छोटी है, C2 बड़ी है और C1 छोटी है ना, ऊपर की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, मान बढ़ रहा है, तो C2 बड़ी है और C1 क्या है, छोटी है। तो जाहिर सी बात है, पता चल रहा है उत्पाद है वो बढ़ रहे हैं। तो यहां से आपको एवरेज औसत अभिक्रिया वेग लिखना है तो प्लस उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, यहां भी ब्रैकेट लगा ले, सांद्रता हो जाएगी, बटा समय में परिवर्तन, तो वही हो जाएगा। बस क्या है, प्लस तो है ही, C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1। तो इस तरह आप ग्राफ से भी औसत अभिक्रिया वेग है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, सांद्रता परिवर्तन कितना हुआ है बटा उस परिवर्तन में समय कितना लगा है, अगर आप इन दोनों का भाग दे लेते हैं, अनुपात देख लेते हैं, तो आपके पास औसत अभिक्रिया वेग आ जाता है। ये औसत अभिक्रिया वेग की पूरी कहानी है। समय अंतराल आपके पास क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये औसत अभिक्रिया वेग आपके पास आ गया होगा। लेकिन औसत अभिक्रिया वेग में एक समस्या है ना। अब आपकी मम्मी को तो पता चला कि हमारा पूत है वो सपूत है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ओडी से गया है ना, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। लेकिन वास्तव में तो तुम जानते हो सपूत नहीं है, बड़ा ही कपूत है, गया भी 150 से है और पास में शीला की जवानी भी है ना, दोनों ही काम कर रहा है ना, नेकी और पूछ है ना। तो क्या मम्मी को वास्तविक स्पीड पता चली क्या, नहीं चली, है ना। आप तो कितनी स्पीड से गए हो, 150-200 की स्पीड से गए हो। तो अभिक्रिया
किस स्पीड से जा रही है, वास्तविक स्पीड पता नहीं चलती, सिर्फ उस समय अंतराल के दौरान औसत आंकड़ा क्या आया है ये पता चल गया। लेकिन किस समय, मान लो अभिक्रिया 10 बजे स्टार्ट हुई तो 10:15 पे क्या स्पीड थी पता नहीं, 10:25 पे क्या स्पीड थी पता नहीं, 11 बज के स्पीड क्या थी, 12 बज के क्या थी, बस आइडिया आ गया कि 10 बजे से 1 बजे के दौरान हो सकता है जो है इस अभिक्रिया की दर कहीं ना कहीं ये हो, है ना। कोई भी दर निकाल ली, मान लो कार 10 बजे स्टार्ट हुई और जो है 1 बजे आप गंगानगर पहुंच गए, मान लेते हैं, तो 150 की स्पीड से चले, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी आपको ब्रेक लगानी पड़ी हो तो 50 की भी स्पीड आई हो, है ना। तो कभी ना कभी तो वो 50 की स्पीड होगी, या मैं कहूं कि उस समय के दौरान आपकी कार का स्पीड का औसत आइडिया लग गया, लेकिन वास्तव में वो आपकी कार की स्पीड नहीं है। वैसे ही ये औसत अभिक्रिया वेग वास्तव में किसी समय पर उस अभिक्रिया का वेग नहीं है, ये तो सिर्फ एक औसत आंकड़ा है, ये वास्तविक वेग नहीं है। अगर हमें वास्तविक वेग की पहचान करनी है तो मुझे औसत से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए अब हम अगले वेग की तरफ बढ़ते हैं और वो वेग है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो देखिएगा अब हम तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग पर चलेंगे। अगला जो हमारा मोटो है, अगला जो हमारा टारगेट है वो है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो देखते हैं क्या कहता है हमें तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तात्क्षणिक, चलिए मिटा के लिखता हूं, बढ़िया, ये तात्क्षणिक क्षणिक लिखना ही महाभारत है। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, देखिएगा ये तात्क्षणिक इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण पर, है ना, किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग क्या है उसको कहते हैं हम तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। देखिएगा कैसे, अब मान लेते हैं आप गरीब हो, ठीक है, और शादीशुदा हो मेरी तरह, चलो मैं ही मान लेता हूं कि मैं हूं और शादीशुदा हूं, चलो आप ही मान लो, मेरा तो क्या मानना है, आपका ही मान लेते हैं कि आप गरीब हो और शादीशुदा हो। वही छोटी मोटी गाड़ी है, स्कॉर्पियो, वरना, i20, चलो मेरी फेवरेट कार है, चलो वरना है मेरे पास, वरना से ही चल पड़ते हैं। तुम घर से रवाना हो लिए, 10 बजे रवाना हो लिए, 10 बजे रवाना हो लिए, 10 AM को रवाना हो लिए, ठीक है जी। अब 11:30 बजे, 11:30 पे, 11:30 के आपकी घरवाली का फोन आता है ना, और इस पर आपकी कार चल रही थी। गरीब हो, इतनी स्पीड से कार चला सकते हो, ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से घरवाली का फोन बजा, है ना, टेन टेन टेन, ऐसे फोन बजता है घरवाली का, है ना, फोन है MI का, ट्यून लगा रखी है एप्पल वाली, ऐसा ही करते हैं गरीब लोग, है ना, और फोनों में नाम फीड करते हैं, मिसेज फलानी, है ना, प्रिंसेस, माई लाइफ लाइन, ऐसा, है ना। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी फीड कर रखा है ऐसा ही, तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, है ना, प्रिंसेस कुछ नहीं होती भैया घरवाली। तो कार चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, जैसे ही घरवाली का फोन बजा, है ना, ऐसे लगता है जैसे किसी राक्षस का फोन आ गया हो, कार तुरंत हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सीलरेटर से अपने आप पैर हट जाता है कि घरवाली पूछ लेगी कितनी स्पीड से जा रहे हो, है ना, घरवाली भी चला के कहेगी वीडियो कॉल करती हूं, दिखाओ स्पीडोमीटर, समस्या हो जाएगी, घर पे आके रात को रोटी नहीं मिलेगी। तो घरवाली ने कह के भेजा था 50 से ऊपर कार नहीं चलानी। 11:30 पे फोन आया, कार अपने आप कितने पे हो गई, 40 किलोमीटर पे, है ना। घरवाली कहती है हाय जानू, है ना, तुम भी कहोगे ऐसे हाय, कहाँ पहुंच गए, तुम कहोगे अभी रायसी नगर से निकला हूं, है ना। घरवाली कहेगी
जानू कितनी स्पीड से कार चला रहे हो? तुम कहोगे 40 किलोमीटर से चल रहा हूं, 40 किलोमीटर प्रति ओवर से चल रहा हूं। घरवाली भी शानी है, घरवाली कहेगी स्पीडोमीटर दिखा मेरे लाल, है ना, लाल तो नहीं कहेगी, स्पीडोमीटर दिखा मेरे राजा। ऐसे ऐसे स्पीडोमीटर मान लेते हैं, बढ़िया नहीं बना ये, ऐसे सुई, है ना। और जैसे ही घरवाली को वीडियो कॉल पे दिखाओगे, ये सुई कहाँ दिखेगी? 40 पे दिखेगी। और घरवाली से ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती, 1-1.5 मिनट ही होती है। वो तो बात बार वालियों से होती है, जब स्कूल टाइम होता है, कॉलेज टाइम होता है, 2-2 घंटे। तो 11:30 पे फोन आया और 11:30 पे फोन हो गया कट। घरवाली ने देख लिया स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर। तो कोई फेक स्पीड थोड़ी मिली है घरवाली को, जितनी है उतनी पता चली है। तो 2 बातें यहां से देखने को मिली। पहली तो क्या मिली कि लिमिट होती है वो समय अंतराल की, वो टेंड्स टू 0, वो बिल्कुल नगण्य होती है। 11:30 पे फोन आया था, 11:30 पे रख दिया, 2-4 सेकंड, है ना, पलक झपकने के जितनी बात हुई। माना कि समय अंतराल, माना क्या होता ही है, जब हम तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग देखते हैं तो समय अंतराल बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, है ना। मतलब 1-2 सेकंड या सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा होना चाहिए। समय अंतराल है वो क्या होना चाहिए? अति सूक्ष्म होना चाहिए। हम किसी छोटे से क्षण की बात करेंगे कि 10:11:21 किसी उस सेकंड पे, किसी उस क्षण पे वे वेग देख रहे हैं, तो समय अंतराल बहुत छोटा होता है जब हम तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग की बात कर रहे हैं। और ये तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग हमें उस अभिक्रिया का वास्तविक वेग बताता है कि उस क्षण पर, है ना, घरवाली ने फोन किया तो 11:30 पे कार कितनी स्पीड पे चल रही थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चल रही थी। ये उस कार की गलत स्पीड नहीं है ना। और समय अंतराल सूक्ष्म होने के कारण, है ना, ऐसा नहीं होता कि 11:25 पे कार 200 की स्पीड पे थी और 30 पे 40 पे आ गई, है ना। समय अंतराल सूक्ष्म है, इसलिए कार की स्पीड में वेरिएशन भी ज्यादा नहीं हो सकता। मान लेते हैं 11:31 पे भी बात करूं तो स्पीड 40-45 के पास ही रहेगी। ऐसे नहीं है कि अगले मिनट एक्सीलरेटर दबा दोगे और आपके नीचे कोई फरारी कार है जो 1 मिनट में, है ना, 200 की स्पीड पे पहुंच जाती है। तो यहां एरर आने की संभावना कम है, सूक्ष्म समय अंतराल है। और ये तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग उस क्षण पर उस अभिक्रिया का आपको एक निश्चित मान देता है अभिक्रिया का, और वही उसका वास्तविक वेग होता है। तो औसत वेग किसी अभिक्रिया का वास्तविक वेग नहीं है, जबकि तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग है वो उस अभिक्रिया का क्या है? वास्तविक वेग है। यहां समय में परिवर्तन भी सूक्ष्म होता है और सांद्रता, है ना, स्पीड की बात करूं और स्पीड को कोरिलेट करो आप सांद्रता से, तो सांद्रता में परिवर्तन भी क्या होता है? सूक्ष्म होता है। तो हमने जो अभी अभी ये लिखा, औसत अभिक्रिया वेग लिखा, अगर इसमें लिमिट लगा दूं कि डेल्टा टी समय अंतराल है वो बहुत सूक्ष्म है, तो इस पूरी टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं? डीसी बटा dt प्लस माइनस। और ये जो अभिक्रिया का वेग लिखा है इसी को कहते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। बायो वाले समझना, मैथ वालों को तो पता है, डेल्टा जब हम साइन लगाते हैं तो ये बड़े परिवर्तन के लिए लगाते हैं। यहां सांद्रता में परिवर्तन भी थोड़ा सा बड़ा था और यहां समय में परिवर्तन भी थोड़ा सा बड़ा था। लेकिन जब लिमिट लगा दी, लिमिट का मतलब एक सीमा लगा दी कि समय अंतराल सूक्ष्म होना चाहिए, समय अंतराल बिल्कुल 0 के बराबर होना चाहिए, तो डी जहां शब्द लगता है वो सूक्ष्म अंतराल को दिखाता है, सूक्ष्म परिवर्तन को दिखाता है। तो यहां सांद्रता में भी परिवर्तन सूक्ष्म है और यहां समय में भी परिवर्तन है वो क्या है? सूक्ष्म है। और प्लस माइनस हो गया वो हम लगाते ही हैं। तो आर
INST, इंग्लिश में लिखना भैया, INST, इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस कहते हैं, हिंदी में चाहो तो तात्क्षणिक लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, प्लस माइनस DC बटा DT, ये किसी भी अभिक्रिया का क्या है, तात्क्षणिक वेग है, और तात्क्षणिक वेग उस क्षण पर उस अभिक्रिया का क्या होता है, वास्तविक वेग होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अब ग्राफ से समझते हैं कि तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग को कैसे समझ सकते हैं। देखिएगा, यह मेरे पास समय और ये वो सांद्रता। अभिकारकों की बात करूं तो t बराबर 0 समय पर अभिकारक होंगे वो A0 होंगे, और वही समय के सापेक्ष अभिकारक हैं वो घटते चले जाएंगे। पिछली बार तो हम देख रहे थे कि ये समय T1 था, ये वाला समय T2 था, इधर सांद्रता C1 देख रहे थे, सांद्रता C2 देख रहे थे, सांद्रता में भी परिवर्तन देख रहे थे और समय भी परिवर्तन देख रहे थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, वो कहेगा कि ये कोई क्षण ले लिया मैंने, ये समय है और इस समय की रेखा पर मैंने कोई क्षण T ले लिया, कोई सा भी, है ना, 21वां सेकंड, 22वां सेकंड, 10:23वां सेकंड, कोई भी क्षण ले लिया और आपको इस क्षण पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, इस क्षण को ऊपर लेके जाइए और यहां इस क्षण पर इस ग्राफ पर एक स्पर्श रेखा प्लॉट कीजिए। आप यहां एक स्पर्श रेखा बनाइए और इस स्पर्श रेखा की ढाल, इस स्पर्श रेखा की ढाल होगी वही क्या होगी, तात्क्षणिक वेग होगी। आप अगर स्पर्श रेखा की ढाल निकाल लेते हैं तो वही ढाल क्या होती है, तात्क्षणिक वेग होती है। और ढाल मैथ वालों को पता है, ढाल स्लोप किसी भी ग्राफ की होती है tan थीटा, और tan थीटा होती है लंब बटा आधार, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। लंब देखोगे तो लंब दिखाता है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन है वो DC है, और आधार देखोगे तो आधार दिखाता है DT, समय में परिवर्तन, और आगे लगाओगे प्लस माइनस। यस और नो? आप देख लीजिए, स्पर्श रेखा खींची है, इस स्पर्श रेखा को अगर आप ट्राइंगल में बदलते हैं, ये रहा ट्राइंगल, तो ये यहां से आएगा DC और यहां से आएगा DT, और यही है इस स्पर्श रेखा की ढाल, है ना। ये रही स्पर्श रेखा की, ये एक्स एक्सिस है। स्पर्श रेखा की ढाल देखूं तो ढाल tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब रिप्रेजेंट करता है सांद्रता में परिवर्तन को, और आधार रिप्रेजेंट करता है समय में परिवर्तन को। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग में कुछ नहीं करना, जो क्षण आपको ग्राफ में दिया है उस क्षण को ऊपर बढ़ाइए, और वहां जहां वो काट रहा है वहां एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, और उस स्पर्श रेखा की ढाल है वही ढाल आपको उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग दे देगी। अगर मैं उत्पादों की टर्म में बात करूं, अगर मैं उत्पादों, यहां देखेगा ढाल है वो घटती चली जा रही है, स्लोप है वो नेगेटिव है, तो यही बता रही है कि स्लोप नेगेटिव बता रही है कि हमने ये वेग लिखा है वो अभिकारकों से लिखा है, क्योंकि अभिकारकों से सांद्रता है वो घट रही है, स्लोप कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। जबकि आप उत्पादों से देखेंगे, स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप नीचे की तरफ जा रही है, घट रही है, ये देख लो स्लोप लगातार है वो घट रही है। जबकि अब ये ग्राफ बनाऊं मैं उत्पादों से, तो उत्पाद शुरू में 0 होते हैं और उत्पाद धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अगर मुझे यहां कहे कि किसी क्षण T पे, ये रहा किसी क्षण
टी पे आप अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करना, आपको इस क्षण पे क्या खींचनी है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। ये थोड़ी स्पर्श रेखा आप सही खींच लेंगे। आप यहां से देखेंगे स्लोप बढ़ रही है, स्लोप पॉजिटिव हो रही है। अगर इसकी ढाल देखें, ये रही, ये इसकी ढाल देखें आप, तो ढाल वही है tan थीटा, और ये tan थीटा रिप्रेजेंट करेगा आपको वही, ये रहा लंब और ये रहा आधार। आधार पे समय है और लंब पे सांद्रता है, तो यहाँ tan थीटा है वो dc बटा dt ही आएगा। यहाँ है वो स्लोप है, वो पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ उत्पादों से है, स्लोप बढ़ रही है। और यहाँ जो है स्लोप है, ढाल है, वो नेगेटिव है, मतलब जो ग्राफ खींचा है, जो वेग निकाल रहे हो वो अभिकारकों से निकाल रहे हो। तो ये किसी भी अभिक्रिया का आपके पास क्या है, तात्क्षणिक वेग है, जो कि उस अभिक्रिया का क्या है, वास्तविक आपके पास वेग है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट हमारा जो है अभिक्रिया का वेग रह गया है, वो है हमारे पास लास्ट अभिक्रिया का वेग रह गया है, वो अभिक्रिया का वेग है प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। देखिएगा लास्ट मेरे पास अभिक्रिया का वेग रह गया है, जो तीसरा हमारे पास पॉइंट था वो है प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। देखिएगा प्रारंभिक अभिक्रिया वेग आपको पहले बता ही चुका हूं कि जब हम बात करते हैं t बराबर 0 की, है ना, समय जब 0 हो तब जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको हम प्रारंभिक अभिक्रिया वेग कहते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई रेसिंग कर रहा है, तो आपने देखा होगा वो अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है रेसर, या कोई रेसिंग करता है मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, ऐसे देखा होगा, ऐसे ऐसे इस पोजीशन में होता है। या कोई बाइक पे रेसिंग कर रहा है, तो है ना, तो जब उसने रेस करनी होती है तो उससे पहले वो बिल्कुल तैयार होता है, ऐसे बाइक का एक्सीलरेट ऐसे कर रहा होता है ना। तो उस समय जो तैयारी है ना, उस तैयारी की कंडीशन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग करते हैं। कि जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो बाइक बिल्कुल 0 से थोड़ी, कीड़ी की चाल से थोड़ी चलती है, बाइक तो उड़ते हुए चलती है। तो रेसिंग स्टार्ट होते ही कितना वेग था, अभिक्रिया शुरू होते ही कितना वेग था, उसको क्या कहते हैं हम, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक है जी, ये अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभिक्रिया के बारे में आगे कंप्लीट बताता है, ये अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताता है। अभी आपको कोटि नहीं पता है तो बाद में बात करेंगे अगले लेक्चर में। इसको हम जो है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से निकाल सकते हैं। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। तो हम इस प्रारंभिक वेग को जो है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से भी निकाल सकते हैं। तो ये छोड़िए, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, अपने को सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो t बराबर 0 समय है ना, t बराबर 0 समय पर जो अभिक्रिया का वेग है, ये रहा कि t बराबर 0 समय पर मान लेते हैं ये अभिकारक थे A0 और ये समय के साथ घट रहे हैं। तो यहाँ ये जो t बराबर 0 समय है, इस समय पर अभिक्रिया का जो वेग होगा उसी को क्या कहेंगे हम, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। कैसे निकालेंगे, यहां आप एक खींच लीजिए स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर खींचिए आप क्या, स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी वो ढाल इस क्षण, कौन से क्षण, t बराबर 0 समय पर आपको इस अभिक्रिया का क्या बता देगी, वेग बता देगी। इसी को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कहते हो, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास तीनों वेग हो गए, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया वेग और तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।